चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के रिगार्डिंग प्रोविजंस पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने एक बेसिक चीज पढ़ ली थी कि हु विल परफॉर्म, हु इज गोइंग टू परफॉर्म। प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा, उसका एजेंट करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, कौन परफॉर्म करेगा। आज इस क्लास में हम बाकी कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन डेथ से होता है, जब एक व्यक्ति मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे राइट्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होते हैं, दैट इज नॉन एज सक्सेशन। और जब एक जीते जी अपनी कोई अधिकार को आप किसी और को ट्रांसफर कर देते हो तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट। यानी सपोज मेरे पास एक अधिकार है आपसे 10,000 रुपये लेने का, मैंने मिस्टर बी को अपना अधिकार दे दिया, चुन्नू भैया को दे दिया। बी को क्यों दो, अपने घर में चुन्नू भैया है ना, चुन्नू भैया को दे दिया। मैंने चुन्नू को अधिकार दे दिया। मैंने कहा देख चुन्नू, मेरे को इसे 10,000 रुपये लेने, आपको सामने बिठाया, मैंने कहा 10,000 रुपये देने ना, आपने कहा देने। मैंने कहा देख ये बोल रहा है 10,000 लेने, मेरा अधिकार आपसे 13, तू इसे 10,000 क्लेम करेगा। मेरा अधिकार आपसे 13, तू इसे 10,000 क्लेम करेगा। ये क्या है? असाइनमेंट। मैं मर गया, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सारा असट जाएगा, सक्सेशन। सक्सेशन कब होगा? डेथ। सक्सेशन कब होगा? डेथ। सक्सेशन में जिसको अधिकार मिला है, जिसको असेट्स लायबिलिटीज दोनों मिली है, वो क्या कहलाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सक्सेशन कब होगा? डेथ। जिसको मिला है उसको क्या कहेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। असाइनमेंट कब होगा? जीते जी। असाइनमेंट कब होगा? जीते जी। जिसको मिला है उसको क्या कहेंगे? असाइनी। क्या कहेंगे? असाइनी। तो बेसिक बातें समझ में आ गई कि सक्सेशन डेथ पे होता है, असाइनमेंट जीते जी होता है। सक्सेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, असाइनमेंट में असाइनी कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन असेट्स और लायबिलिटीज दोनों का होगा। यानी अगर मैं मर गया, मेरी बिल्डिंग है, मेरी प्रॉपर्टी है, बैंक में एफडी है, कैश बैलेंस है, हालांकि गरीब आदमी हूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूं, लेकिन मान लो ना, मानने में अपने बाप का क्या जाता है, मान लो, ठीक है साहब। तो जितनी भी एसेट्स थी मेरी, और मान लो मैंने बैंक से लोन ले रखा है, किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, पार्टली पेड है, बाकी पेमेंट करना है, तो मेरे जो एसेट्स है वो भी मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, मेरी जो लायबिलिटीज है, मेरी जो ऑब्लिगेशंस है वो भी मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। हाँ, लायबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस उसी लिमिट तक जितनी उसको एसेट्स मिली है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पिछली क्लास में मैं डिस्कस किया था ना कि अगर 25 लाख की या 22 लाख की अगर पेमेंट करना और 15 लाख की रिसीव हुआ है तो वो 15 लाख की पेमेंट करेगा। यानी इन केस ऑफ सक्सेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होगी, लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स सो रिसीव्ड फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन। इन केस ऑफ असाइनमेंट सिर्फ एसेट्स होगी, लायबिलिटीज असाइन नहीं की जा सकती। मेरे को तेरे को पैसा देना है ना, मेरे बिहाफ पे ये देगा, ये आप असाइन नहीं कर सकते। आप क्या असाइन कर सकते हो? सिर्फ राइट्स। सिर्फ क्या असाइन कर सकते हो? राइट्स। लॉ कहता है क्या है, देखो यहां पे डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कंसेप्ट्स दैट इज सक्सेशन एंड असाइनमेंट मे बी नोटेड केयरफुली व्हेन द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ यानी किसी के मर जाने पर या इनकैपेबल हो जाने पर, कॉमा में चला गया या पागल हो गया, then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve to the legal hire। जो legal representative है उसको burden भी मिलेगा, benefit भी मिलेगा, यानी assets भी मिलेगा, liability भी मिलेगा। Suppose a son succeed to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father or during the lifetime। यानी उसके फादर की जो लाइबिलिटीज हैं, जो डेट्स है वो भी उसको रिपे करने पड़ेंगे, और जो असेट्स है वो भी उसको मिलेगी। जो उसके एस्टेट, ESTAT एस्टेट मतलब संपत्ति जो मिली है वो तो मिलेगी। बट इफ द डेट्स ऑर्ड बाय हिज फादर एक्सीड द वैल्यू ऑफ एस्टेट इनहेरिटेड बाय द सन, देन ही वुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द एक्सेस। यानी जो बेटे को संपत्ति मिली है वो कम है और जो डेट्स वगैरह वो ज्यादा है, तो एक्सेस पे करने के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप बेटे को नहीं बोल सकते, कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन, इन उसको नहीं बोला जा सकता एक्सेस पेमेंट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है उतनी ही लायबिलिटी वो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। In the matter of assignment, however, the benefits of a contract can only be assigned but not the liabilities thereunder। इन असाइनमेंट के केस में आप खाली बेनिफिट्स अगले को दे सकते हो, लाइबिलिटीज नहीं दे सकते हो। दिस इज बिकॉज व्हेन लाइबिलिटीज असाइन्ड ए थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व्ड देयरिन। जब आप किसी और को लाइबिलिटी असाइन करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको और मेरे बीच में था, मैंने कहा वो पे कर देगा। आप थर्ड पार्टी को बीच में लेके आ रहे हो, स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कैन नॉट बी इशूड,
स्ट्रेंजर पे आप सूट फाइल कर ही नहीं सकते हो, हमने कंसिडरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा है। Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to the creditor, assigning someone else for the obligations to repay the debt. यानी मुझे आपको पेमेंट करना, मैं बोल दूं मेरी जगह वो करेगा, और मैंने वो बोल दिया और अब मैं डिस्चार्ज हो गया, नहीं। हाँ, आप एक बार उससे मांग लो, वो नहीं देता है तो फिर आप मेरे खिलाफ सूट फाइल करने का अधिकार रखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे मांग ही नहीं सकते हो, आप मांग सकते हो व्यवहार में, व्यापारिक टर्म्स में, लेकिन इफ ही इज नॉट पेइंग तो यू विल हैव ऑल द राइट्स अगेंस्ट मी। मैं अपनी लाइबिलिटी को असाइन करके डिस्चार्ज नहीं हो सकता कि भैया मैंने तो उसको बोल दिया था वो देगा, मैं क्यों दूं? नहीं साहब, मुझे तो देना ही पड़ेगा अगर वो नहीं दे रहा है तो। ऑन द अदर हैंड, इफ ए क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ प्रॉमिस, ही thereby entitles the assignee to release the debt from the debtor। ठीक है ना, अगर मुझे पैसा लेने और मैं उसको बोलता हूँ मैं तुझसे पैसा ले लेना, मैंने उसको अधिकार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पैसा ले लेगा, आपने दोगे तो केस करके ले लेगा। असाइनमेंट के केस में केस करने का पावर होता है, थर्ड पार्टी कैन sue इन केस ऑफ असाइनमेंट। कंसिडरेशन वाले टॉपिक में, चैप्टर में, थर्ड पार्टी कैन sue, प्रिविटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के एक्सेप्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें असाइनमेंट वर्ड था, याद करना। बट वेर द बेनिफिट इज कपल्ड विथ लाइबिलिटी, बेनिफिट इज कपल्ड विथ लाइबिलिटी, कि भैया ये चीज़ देगा तो आप इसको 2000 रुपये दोगे, तो मैं उसको अगर दे रहा हूँ अधिकार की तो 2000 रुपये ले लेना, लेकिन कोई प्रोडक्ट दोगे तो 2000, जैसे अपनी बात हुई कि आप मुझे 10,000 रुपये दोगे और बदले मुझे आपको पेंसिल देनी है, तो लाइबिलिटी और मतलब राइट्स दोनों हैं, तो मैं दोनों नहीं ट्रांसफर कर सकता हूँ, कपल्ड हो गया, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। और when a personal consideration has entered into making of the contract, then the benefit cannot be assigned। यानी अगर उसमें कोई पर्सनल कंसिडरेशन है, कोई पर्सनल लाइबिलिटी है, कोई पर्सनल डेलीगेंस है, पर्सनल इंटेलिजेंस वाली बात आ जाएगी तो आप असाइन नहीं कर सकते हो। और अगर असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों एक साथ हैं कि आपसे मुझे लेने का अधिकार है तो बदले में मुझे भी कुछ देना है, छोटा मोटा, छोटा ही देना पर कुछ देना है, तो मैं असाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि असेट्स के साथ लाइबिलिटी भी है, या तो दोनों असाइन होगी या एक भी असाइन नहीं होगी। नेक्स्ट, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज लेके समझ लेते हैं। देखो दो चीजें समझना, ए बी, यानी चुन्नू मुन्नू, चुन्नू प्रोमिसर, मुन्नू प्रोमिसी, चुन्नू प्रोमिसर, मुन्नू प्रोमिसी। अब दो चीजों पे फोकस करना। एक तो चुन्नू भैया काम करने से मना करते हैं, ही डिनाई कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने प्रॉमिस किया था, अब नहीं कर रहा मैं पूरा, तेरे उखाड़ना जो उखाड़ ले, मैं तो नहीं कर रहा, मस्त रहे। तो एक तो हो सकता है प्रॉमिस से डिनाई करते, प्रॉमिस से डिनाई टू परफॉर्म। एक हो सकता है प्रॉमिस सी, परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना करते। हम दो टॉपिक अलग अलग पढ़ने वाले हैं, प्रॉमिसी वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रॉमिसर वाला पढ़ते हैं। अगर प्रॉमिसर मना कर दे कि आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म, तो टेक्निकली द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन इज वॉइडेबल। ये क्लियर मना कर दे प्रॉमिसर, मैं तो परफॉर्म नहीं करूंगा, अपनी बात हुई थी काम करने की, मैं तो नहीं करा, तेरे उखाड़ना हो जो उखाड़ ले, तो ना प्रॉमिसी हैव टू वेज, चाहे तो उखाड़ ले चाहे तो ना उखाड़े, मतलब वॉइडेबल वाला ऑप्शन हो गया। तो प्रॉमिसी क्या कर सकता है, प्रॉमिसी क्या कर सकता है, प्रॉमिसी बोल सकता है कि देख तूने प्रॉमिस किया था, तेरे भरोसे में बैठा था, अब तू मना कर रहा है, कंपनसेशन दे। कोर्ट जा सकता है, कहां जा सकता है, कोर्ट, COURT, कोर्ट जा सकता है, क्या लेने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए। कोर्ट समझो प्रॉमिसी क्या क्या कर सकता है। प्रॉमिसी कोर्ट जाके बोल सकता है, जज साहब ये जो चुन्नू भैया हमारे सर हैं, चुन्नू सर, इन चुन्नू भैया ने बोला था मुझे पढ़ाएंगे, एग्जाम से 15 दिन पहले बोला पढ़ा दूंगा, और मतलब 15 दिन में सिलेबस हो जाएगा तो एग्जाम आराम से दे पाएगा। मैं 2 महीने से इनका वेट कर रहा था कि ये आएंगे और ये पढ़ा देंगे। अब सर ठीक जिस दिन हमारा ड्यू डेट था, एग्जाम से 15 दिन पहले से उनको पढ़ाना स्टार्ट करना था, उस दिन मॉर्निंग में बोलते कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर मैं अब इंस्टेंटली नया टीचर कहां से लाऊं सर, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम फ्रॉम लास्ट 2 मंथ। नाउ इन दैट केस कोर्ट में आप केस कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, है ना। मैं एक बार नीचे से रब कर दूं थोड़ा सा। आप कोर्ट में केस कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे आपको लगता है कि भैया कंपनसेशन इज नॉट इनफ। आप चाहो तो कंपनसेशन के लिए बात कर सकते हो, और आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर करना, अगर आपको कंपनसेशन क्लेम करना है
तो आपको कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप करने से पहले क्लेम करना पड़ेगा। मतलब जैसे चुन्नू ने कहा, प्रॉमिसर है ना चुन्नू हमारा, यहाँ देखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुम तो यहाँ देखो, प्रॉमिसर कौन है? चुन्नू है। जैसे चुन्नू ने कहा कि मैं तो नहीं परफॉर्म करा, तेरे उखाड़ना जो उखाड़ ले। मुन्नू ने कहा तू जैसे गधे के साथ व्यापार करना भी किसको था, मेरे भी नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, बट बच जा, माफ कहते गुड। अब मुन्नू को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। काहे? क्योंकि उसने उसी समय ड्रॉप कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, उसके पास अधिकार था, उसने टर्मिनेट कर दिया, अधिकार था, उसने ड्रॉप कर दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, तो यहां पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मुन्नू ये कहता कि चल ठीक है, तू अगर नहीं करना चाहता तो मत कर, पर तेरे नहीं करने से मुझे इतना नुकसान हो रहा है, ये नुकसान की भरपाई कर, फिर तुझे माफ करता हूं, कोर्ट में जाके केस कर सकता है, साहब ये करना नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, ना करे कॉन्ट्रैक्ट, ना करे उसको पूरा आगे परफॉर्मेंस को, लेकिन इसके विश्वास पे मुझे इतना नुकसान हुआ। मान लो इसने इसको बोला था कि 23 रुपीज पर केजी के हिसाब से मैं तुझे 1000 किलो गेहूं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था, परफॉर्मेंस के रेट पे चुनू ने मना कर दिया, मैं तो नहीं दे रहा तेरे को गेहूं। ये कोर्ट में गया, जज साहब देखो हमारी 23 रुपीज की बात हुई थी, आज मार्केट रेट चल रही है 25, आज मार्केट रेट क्या चल रही है 25। तो अगर चुन्नू को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ना करे, परफॉर्म नहीं करना, ना करे, गेहूं नहीं देना, ना दे, लेकिन 2 रुपया पर किलो का कंपनसेशन तो दे, क्योंकि बात 23 की हुई थी, मार्केट से 25 में खरीदना पड़ेगा मेरे को, तो 2 रुपया पर केजी का कंपनसेशन क्लेम करके ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम की जा सकती है। कंपनसेशन टर्मिनेट करने से पहले, ड्रॉप करने से पहले क्लेम करना पड़ेगा। एक बार आप ड्रॉप कर दो, फिर आप कंपनसेशन मांगना चाहो तो आपको ठेंगा मिलेगा। क्या मिलेगा? ठेंगा। यहां पे यस, ला 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 ला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, देखें क्या लिखा हुआ है, वेयर द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, एक सेकेंड, यस, मैं ये अपन पढ़ रहे हैं अभी, इफेक्ट ऑफ ए रिफ्यूजल ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, यानी कोई पार्टी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दे तो क्या होगा। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, यानी इसका मतलब ये निकला कि कोई व्यक्ति, जैसे आपने बोला था पेंटर को कि भैया तू यहाँ घर पे पेंट कर देना, उसने आपको मना कर दिया, नहीं कर रहा, या जहाँ पे आपने बोला था पेंट करना है, जिस डेट जिस टाइम की बात हुई थी वो आया ही नहीं, आया नहीं, मतलब डिसेबल्ड हिमसेल्फ, वो आता तो करता ना, उसने डिसेबल किया हिमसेल्फ को, परफॉर्मिंग दैट प्रॉमिस इन एंटायरिटी, मतलब कंप्लीटली, टोटली, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है, उसकी मर्जी, टर्मिनेट कर सकता है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय हिज वर्ड और कंडक्ट द एक्यूशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। अगर वो कंटिन्यूएंस का अपना इंटेंशन नहीं दिखाता है, अपनी इच्छा कंटिन्यूएंस की नहीं दिखाता है, तो वो एंड भी कर सकता है और चाहे तो कंटिन्यूटी भी कर सकता है। लॉ की लैंग्वेज थोड़ी यहाँ डिफिकल्ट है, इसका एनालिसिस आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि इट इज़ क्लियर दैट इन केस अंडर कंसिडरेशन, यहाँ केस तो ये था, एक सिंगर है जिसने बोला कि हम आपके यहाँ पर थिएटर में गाएंगे 2 नाइट्स, 2 रात के लिए, इन ए वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ, आने वाले 2 महीनों तक हर वीकेंड पे शनिवार रविवार हम आपके यहाँ पे गाना गाएंगे। और बी ने ए को बोला 1 लाख रुपए देंगे पर परफॉर्मेंस। ऑन द 6th नाइट ए जानबूझ के नहीं आया, बी इज एट लिबर्टी, बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, ठीक है। इट इज क्लियर इन द केस अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग 2 राइट्स एक्रू टू द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी यहाँ कौन है? प्रोमिसी, क्योंकि प्रोमिसर ने अपना काम करने से मना किया। एग्रीव्ड मतलब पीड़ित पक्षकार, जो तकलीफ में हो, तो तकलीफ में कौन है? जिसको मना किया गया है। मना कौन कर रहा है? प्रोमिसर, कि मैं नहीं करूंगा, और मना किसे किया जा रहा है? प्रोमिसी को। तो प्रोमिसी है, उसके पास 2 अधिकार हैं, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूएंस। वो 2 बातें कि भैया या तो टर्मिनेट कर दे, या चाहे तो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इन केस द प्रोमिसर डिसाइड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो एक बार डिसाइड कर लेता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद वो फ्यूचर में चाहता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं उस पुराने वाले ग्राउंड पर, तो नहीं कर सकता। यानी एक बार आपने बोला कि चल ठीक है, जैसे सिंगर वाला एग्जांपल था, सिंगर 2 बार तो आया, फिर तीसरी बार आया नहीं, या ऐसे बोला 6th टाइम नहीं आया, 5 बार आया, 6ठी बार नहीं आया, ऐसा कुछ तो नहीं आया।
और आप चाहो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, पुराने वालों को भी पैसा आप बोल सकते हो कि भैया हमारा तो नुकसान हुआ, उसका कंपनसेशन वगैरह क्लेम करके जो भी सेटलमेंट हो अमाउंट पे कर दो। लेकिन आप उसको 7th नाइट को वो आता है सिंगिंग के लिए और आप वहाँ खड़े हो आराम से गाना गा रहा है, इसका मतलब आपने अब आगे के लिए कंटिन्यू कर लिया। जब 6th नाइट को अगर नहीं आया तो यू विल नॉट पे फॉर द 6th नाइट। कॉन्ट्रैक्ट था ना अभी हमारा एग्जांपल कि एक सिंगर ने किसी होटल मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आने वाले 2 महीने तक हर वीकेंड वो गाना गाएगा और हर एक नाइट का 1 लाख रुपया मिलेगा। वो 5 नाइट आया, 6ठे नाइट को जानबूझ के नहीं आया, ठीक है। मैनेजर के पास अधिकार है, चाहे तो कंटिन्यू करे चाहे तो टर्मिनेट करे, और टर्मिनेट करे तो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है, पर टर्मिनेट करने से पहले इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन बताना पड़ेगा। भाई तेरे नहीं आने से हमारी इतनी टिकटें बिकी हुई थी, सबको पैसा रिफंड करना पड़ा, इतना लॉस हुआ, वो सारा आप उससे ले सकते हो। लेकिन मान लो 6th नाइट के दिन वो नहीं आया सिंगर और 7th नाइट को आया, आके स्टेज पे गाने लगा होटल में और मैनेजर वहाँ बैठा है, उसको गाने दे रहा है। इसका मतलब मैनेजर का इंटेंशन जो है उसके हाव भाव से क्लियर हो रहा है कि वो उसको आगे के लिए कंटिन्यू करने का मौका दे रहा है। यानी अब मैनेजर 6th नाइट का 1 लाख रुपया जो उसने नहीं गाया उतना ही माइनस कर सकता है। डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि डैमेजेस तो पहले मांगने पड़ेंगे, ठीक है। इन ईदर केस द प्रोमिसी वुड बी एबल टू क्लेम डैमेजेस दैट इज सफर्स, चाहे वो कंटिन्यू करे चाहे वो खत्म करे, दोनों ही केस में अपने डैमेजेस तो क्लेम कर सकता है। लेकिन वापस मैं क्लियर कर दूं, डैमेज ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, ब्रीच का प्योर हिंदी होता है भंग करना, भंग करना यानी तोड़ना। किसने तोड़ा? प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस तोड़ा था, प्रॉमिस ब्रीच किया था, तो उस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का ये कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। पर वो डैमेजेस के लिए क्लियर करना कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू बोलने से पहले डैमेजेस लेना पड़ेगा, आप अगर रिसिंड करना चाहें, खत्म करना चाहें, टर्मिनेट करना चाहें तो टर्मिनेट या रिसिंड करने से पहले आपको डैमेजेस लेना पड़ेगा, बाद में नहीं मिलेगा। दूसरी एक सिचुएशन है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरी बात हुई आपसे, आपके यहाँ पेंट करना, मैं आपके यहाँ आया, आप घर बंद करके चले गए, मैंने कहा मैं पढ़ा देता हूं आज आप क्लास में आए नहीं। यानी मैंने तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, मैंने तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, पर आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, आपकी गलती है। यहां लॉ क्या कहता है? सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर है वो कह रहा है कि भैया मैं तो परफॉर्म करने को रेडी हूं, मैं तो परफॉर्म करने के लिए रेडी हूं, तो उसका जो रेडी है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी होना चाहिए। मतलब कैसे? अपनी बात हुई कि मुझे आपको पढ़ाना, आप मुझे 1000 रुपये दोगे, मान लो डेट टाइम स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं हुआ था, मैंने आपको बोला कि चलो मैं पढ़ाने को रेडी हूं, रात को 2 बजे आ जाना। रात को 2 बजे? ये कौन सी क्लास चलती? चलो 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 कोई बात नहीं, सुबह 6 बजे आ जाना शमशान घाट में। शमशान घाट में पढ़ाना है कि अंतिम संस्कार करना है? क्या बात कर रहे हो? तो लॉ कहता है कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी रीजनेबल। अगर टाइम डिसाइड हुआ तो उसी टाइम का होना चाहिए, प्लेस डिसाइड हुआ उसी प्लेस का होना चाहिए। अगर टाइम प्लेस डिसाइड नहीं हुआ तो रीजनेबल टाइम रीजनेबल प्लेस होना चाहिए, रीजनेबल डे होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस टास्क था और मैं आपको बोलूं संडे, नहीं, संडे इज नॉट रीजनेबल फॉर बिजनेस। नेशनल हॉलीडे है दिवाली का या 15 अगस्त का, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा, आप मुझे पेमेंट करोगे, आप संडे को बोलो सर गुड्स सप्लाई तैयार हूँ, गुड्स पड़े हैं, दे दूँ क्या? आज दुकान बंद है, आज कौन से दे दूँ, आज तो शॉप मंगल है, संडे। बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, जनरली सुबह 10 से शाम को 5 बिजनेस आवर्स माना जाता है, बाकी बिजनेस टू बिजनेस वारी करता है। अब मान लो कोई रिटेल मार्केट है, शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, 9 बजे तक खुला रहता है, मॉल है 11 बजे तक खुले रहते हैं, तो रीजनेबल टाइम, ठीक है, इतने टाइम तक जनरली खुला रहता है। उसके मतलब आपका जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हो वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको गुड्स सप्लाई कर दूंगा, नेक्स्ट मंथ मैं आपको गुड्स दे दूंगा, नेक्स्ट मंथ, अब डेट डिसाइड नहीं हुई, मैं नेक्स्ट मंथ आपको संडे को फोन करूं, सर गुड्स रेडी है, कहां भेजूं? आप बोलो अभी तो नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भैया मेरी तो ऑफर हो गई है, आपको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया, मैंने तो परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर दी है, आप मना कर रहे हो, नहीं चलेगी साहब, आपकी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं चलेगी, आप संडे को ऑफर कर रहे हो। मैं रात को 3 बजे आपको फोन करूं, आप फोन उठाओ, हाँ भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब गुड्स तैयार है, कहां भेजूं? उसने कहा साले तेरे माथे पे रख ले, मतलब हाँ इच्छा हो जान, सॉरी। मतलब कुल मिला के रात को 3 बजे आप फोन करो, बोले कौन सा गुड्स रात को 3 बजे? पागल, दिमाग खराब है, कौन सी डिलीवरी देगा अभी गुड्स की? मतलब कोई और डिलीवरी छोड़ो। हाँ, तो टेक्निकली
ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस अगर जिनाइन है, क्लीन है, अच्छी है, साफ सुथरी है और सामने वाला उसको स्वीकार करने से मना कर देता, सबसे पहले तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एकदम क्लीन होनी चाहिए, जिनाइन होनी चाहिए, सही टाइम पर, सही प्लेस पर, सही डे पर। अगर गुड्स की सप्लाई हो रही तो पहले एक रीजनेबल उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए गुड्स को एग्जामिन करने की, गुड्स सही है कि नहीं है। एक बार तू देख ले गुड्स तेरे हिसाब से सही है कि नहीं है, फिर मैं तेरे को दे दूं। ही मस्ट गेट एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स। अगर गुड्स की डिलीवरी है तो, गुड्स नहीं है मान लो पढ़ाना वगैरह, तो फिर एग्जामिनेशन तो नहीं होगा उसमें। तो लॉ कहता है कि अगर प्रॉपर, सब प्रॉपर है, डे, टाइम, प्लेस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन, सब है, लेकिन फिर भी जो प्रोमिसी है वो मना कर रहा है, वो नहीं ले रहा है, हमारी परफॉर्मेंस लेने को एग्रीड नहीं है, तो लॉ कहता है कि उसकी गलती है। आपका ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है उसको एक तरीके से एक्चुअल परफॉर्मेंस के जैसा मान लिया जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस के जैसा मान लिया जाएगा, मतलब आपने परफॉर्म कर दिया ये मान लिया जाएगा। अब गलती किसकी? सामने वाले की। वो आपसे वापस परफॉर्मेंस मांग सकता है? नहीं। क्या आप उससे पैसा मांग सकते हो? या आप ये बोल सकते हो देख मैंने तो परफॉर्म कर दिया, अब तू अपना काम कर, क्या आप उससे उसका परफॉर्मेंस, उसका पैसा मांग सकते हो? हाँ हाँ हाँ। यानी जो प्रॉमिसर है, जिसने कोशिश की थी काम करने की, लेकिन प्रॉमिसी ने मना कर दिया, तो प्रॉमिसर की क्या गलती? यार मैंने तो ऑफर किया था टू परफॉर्म, मैं तो एग्रीड था परफॉर्म करने के लिए, तूने नहीं लिया, तो मेरी राइट्स, मेरे अधिकार तो जीवित रहेंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी, मेरी ऑब्लिगेशन, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। मैंने तो भैया मैंने कोशिश की, मेरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था, आपने लिया नहीं, तो उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट मानेंगे, बराबर मानेंगे, समतुल्य मानेंगे, और मेरी ऑब्लिगेशंस, मेरी लायबिलिटीज खत्म, राइट्स जिंदा है, मैं आपसे पैसा मांग सकता हूं। देखो क्या लिखा है, वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, जब प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया कि भैया मैं अपना काम कर देता हूं, अपनी बात हुई थी, मैं तैयार हूं काम करने को, प्रोमिसी को, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, आया ही नहीं, मैंने बोला आ जाओ मैं पढ़ा देता हूं, आप आए ही नहीं, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब प्रोमिसर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि भैया काम नहीं हुआ, मैंने तो कोशिश की, ठीक है। नॉट डज ही लूजेस एनी राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ना उसके अधिकारों का खात्मा हुआ है, वो अपना पैसा लेगा। यानी पेंटर आया था पेंट करने के लिए, आपने घर नहीं खोला, मतलब आपने, उसने तो प्रॉमिस को परफॉर्म करने की कोशिश की, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो तो अपना पैसा लेगा। हाँ, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जैसे हमारी बात हुई थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे पैसे दोगे, मैंने बोला चलो आज शाम को 5 बजे इंस्टीट्यूट पे, शाम को 5 रीजनेबल टाइम, इंस्टीट्यूट रीजनेबल प्लेस, क्लास में आ जाना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तभी जब आप पिंक कलर की ट्राउजर और ग्रीन कलर का शर्ट पहन के आओगे ऊपर। पिंक कलर की ट्राउजर, ग्रीन कलर का शर्ट, मैं 1 मिनट इमेजिन करने लग गया था कि उस ड्रेस में बच्चा कैसा लगेगा। लॉ कहता है नहीं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय मैंने ये बोला था कि आपको अगर मेरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ने आना है तो बेटा आपकी ये फीस है, मैं पढ़ाऊंगा, और ध्यान रखना यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, हमारी यूनिफॉर्म की टी शर्ट है, यू हैव टू वियर दिस, तो चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंडीशन डाल दी थी, ऑफर में ही कंडीशन, ऑफर कैन बी कंडीशनल, हमने पढ़ा था, ऑफर में कंडीशन डाल दी थी तो चलेगा, आपको समझ में आता, आप स्वीकार करो वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, सारी बातें तय हो चुकी है, परफॉर्मेंस के समय आप नई उंगली करो तो नई वाली उंगली नहीं चलेगी। यानी इट मस्ट बी अनकंडीशनल। क्या अनकंडीशनल होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन तो हो सकता था, लेकिन अब जब परफॉर्मेंस के लिए आप ऑफर दे रहे हो तो उस ऑफर में आप कोई नई कंडीशन नहीं डाल सकते। हाँ, जो कंडीशन ऑलरेडी थी, ऑलरेडी हमारा डन था कि भाई आप पढ़ने आओगे तो ये यूनिफॉर्म की टी शर्ट इसमें आओगे, आप नहीं आए, मैंने आपको बाहर से बाहर भेज दिया, निकाल दिया, मैंने कहा नहीं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, यस आई कैन डू सो, आप गलत हो। अब आप नई कंडीशन नहीं डाल सकते हो, पुरानी वाली कंडीशन जो थी वो तो चलेगी। यानी पेंटर वहां आके बोले कि मैं तो पेंट करूंगा, लेकिन आपको ये करके देना पड़ेगा, रूम में पहले एसी चालू करो, ठंडा होगा तो ही मैं कर पाऊंगा, गर्मी में कैसे करूंगा? नहीं साहब, उस समय बात हुई थी कि एसी की नहीं हुई थी ना, अब तो नई उंगली नहीं करेगा, तूने नई उंगली की है तो तेरी गलती है साहब। यानी पेंटर आया घर पे और बोले साहब एसी चालू करो, क्यों? बोले इतनी गर्मी में थोड़ी करूंगा, एसी चालू करोगे तो ही करूंगा, बाकी नहीं करूंगा मैं। अब आप नई कंडीशन डाल रहे हो, आप कह रहे हो मैं पेंट करूंगा पर एसी चालू करो, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशन थी क्या? कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी ना। अगर तो आप नई कंडीशन नहीं डाल सकते हो, आपने नई कंडीशन डाली मतलब आपने परफॉर्मेंस
करने की इच्छा जो जताई है वो ऑप्टिमम नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, आपकी तरफ से नॉन परफॉर्मेंस माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने परफॉर्म नहीं किया है। It must be made at a proper time and place and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to लॉ यहाँ क्या बोलता है समझ लो। लॉ कहता है कि रीजनेबल टाइम और प्लेस पे होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि प्रॉमिसी को समझ सके, प्रॉमिसी देख सके कि आप एक्चुअली परफॉर्म करने के इंटेंशन में हो कि जानबूझ के आप उस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल समझना, यहाँ पे एक छोटा सा लॉ ने यहाँ मॉड्यूल में तो नहीं लिखा, मैं समझाता हूँ। मेरी एक्स से बात हुई थी कि मैं नेक्स्ट वीक आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा, बदले में आपको ये पेमेंट मुझे करना है, ठीक है। एक्स से मेरी बात हुई, मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, देने की श्रद्धा भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब मैं अपनी बात को कैसे छुपाऊं कि यार मेरे पास प्रोडक्ट है नहीं, मैं तो फंस जाऊंगा। प्रोडक्ट जैसे बोलूंगा अवेलेबल नहीं है तो वो तो डैमेजेस क्लेम कर लेगा मेरे से। मैं शाम को उसकी दुकान पे गया, उसके दुकान के स्टाफ ने कहा यार भाई साहब तो हॉस्पिटल गए हैं, भाभी जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका भी ऑपरेशन होने वाला है, उस हिसाब से गए। मैंने कहा अच्छा, हैंड टू हैंड मोबाइल निकाला, एक्स का फ़ोन लगाया। मैंने कहा तेरा सामान तैयार है, तूने गुड्स बोला था ना, एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, अभी तेरे को दे दूँ मैं डिलीवरी, तू कहाँ, तेरे को भी देता हूँ, हैंड टू हैंड लेता हूँ तो बोल, वरना फिर मैं बॉम्बे निकल रहा हूँ, आधे घंटे में बॉम्बे निकल जाऊँगा, तेरे को अभी का भी चाहिए तो बोल। ऑब्वियसली वो डिनाई करेगा, ऑब्वियसली ही विल डिनाई, क्योंकि वो तो भाई अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया, ऑपरेशन होने वाला है। यानी आपका इंटेंशन टू परफॉर्म तो था ही नहीं, आपने उन सर्कमस्टेंसेस का फायदा उठाना चाहा और सामने वाले को आपने मौका नहीं दिया कि वो आपकी परिस्थितियों को देख सके। हाँ, लॉ आपकी परिस्थितियों को देखेगा और लॉ में अगर ये बात प्रूफ हो जाती है, कोर्ट में अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि आप एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप तो उसके मजे ले रहे थे, तो फिर लॉ ये मानेगा कि आपने नॉन परफॉर्मेंस किया, आपने परफॉर्मेंस नहीं की और आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इसको देखिए पूरा, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द पर्सन टू whom it is made, यानी ऐसी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए वो ऑफर कि आप जिसको ऑफर कर रहे हो, मतलब जो प्रॉमिसी है, मे हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑफ असर्टेनिंग मतलब पता लगाने की, दैट द पर्सन बाय हुम इट इज मेड, यानी जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया, मतलब प्रॉमिसर इज एबल एंड विलिंग देयर, वो एक्चुअली एबल है, उसके पास वो चीज है, वो विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, एंड देन डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय द प्रॉमिसर टू डू, और उसके बाद वो सारी बात मतलब जो प्रॉमिसर जो भी करना चाहता है उस सारी बात को वो स्वीकार करे या मना करे, जो भी उसकी मर्जी हो। इफ द ऑफर इज एन ऑफर ऑफ डिलीवरी ऑफ एनीथिंग, कोई गुड्स का है तो मस्ट गेट एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उन गुड्स को एग्जामिन करने की, देखने की कि भैया हाँ ये वाले गुड्स हैं, ये आप एग्जामिन कर लो, देख लो अगर गुड्स का है तो। चलिए, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं 3 की बजाय 4 पॉइंट बोल दूं, वापस क्लियर कर दूं। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड कब माना जाएगा? अनकंडीशनल हो, प्रॉपर टाइम प्लेस हो, मतलब डेट वगैरह सब प्रॉपर हो, प्लेस वगैरह प्रॉपर हो, और तीसरा जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है उसका एक्चुअली इंटेंशन है कि वो करना चाहता है, ही इज कैपेबल एंड विलिंग टू परफॉर्म इट एक्चुअली, और सामने वाला के सामने वो पूरी बात रखने को तैयार है, पूरी चीज़ रखने को तैयार है, खाली परिस्थितियों के मजे नहीं ले रहा है, उसका इंटेंशन जानना चाह रहा है। वो जो मैं इसको 3rd पॉइंट बोल रहा हूँ हमारे मॉड्यूल में 2nd का आगे का हिस्सा हो गया। और 3rd पॉइंट मॉड्यूल का या हमारा 4th पॉइंट ये है कि अगर गुड्स की डिलीवरी है तो प्रॉमिस मस्ट गेट एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, डिलीवरी होने से पहले उसको एक मौका मिलना चाहिए उन गुड्स को एग्जामिन करने के लिए। अब ये टाइम एंड प्लेस को लेकर जो भी हम बात कर रहे थे, ये एक पूरा हमारे पास अलग से टॉपिक है, जो भी हम टाइम एंड प्लेस की बात कर रहे थे उसी के लिए पूरा एक टॉपिक हमको यहाँ पे दे रखा है। लॉ बोलता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर लॉ कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो किस टाइम पे किया जाएगा? whereby the contract a promiser is to perform his promise without application by the promisee। विदाउट एप्लीकेशन बाय द promisee मतलब एक तो होता है कि भैया मैं तो दे दूंगा गुड्स, तो जब बोलेगा उसके 24 घंटे में तेरे गुड्स मिल जाएगा, यानी यू हैव टू अप्लाई,
कि सर आप प्रॉमिस करो तो मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, मतलब प्रॉमिस को परफॉर्म करूंगा, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। जैसे आपने बोला सर कब पढ़ाओगे, मैंने कहा देख तू जब मेरे को बोलेगा, जिस दिन तू मुझसे डाउट पूछेगा उसके 24 घंटे में मैं तेरे को टाइम दे दूंगा, विद इन 24 आवर्स में तुझे टाइम दे दूंगा, विद इन दैट वीक में तुझे टाइम दे दूंगा पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं पढ़ाने के लिए कब बाउंड हूं, जब आप अप्लाई करोगे, जब आप बोलोगे। यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, यानी हमने ये नहीं बोला कि यू हैव टू अप्लाई तो ही मैं पढ़ाऊंगा, नहीं साहब मैं पढ़ाऊंगा, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, और टाइम भी डिसाइड नहीं है। आपने बस बोला कि सर मुझे टॉपिक पढ़ना है, नवंबर अटेम्प्ट है मेरा, अगला नवंबर वाला अटेम्प्ट है मेरा, या अगला मई वाला अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट है मेरा, और मई जून जो भी, नवंबर दिसंबर जो भी अटेम्प्ट हो जाता है, आजकल पता नहीं पड़ता अटेम्प्ट कब क्या हो जाता है, तो अगला अटेम्प्ट है मेरा, और उस अटेम्प्ट के लिए मुझे आपसे लॉ पढ़नी है। तो मैंने बोला ठीक है 5,000 रुपये लूंगा, लॉ पढ़ा दूंगा। आपने मुझे 5,000 रुपये दिया, मुझे लॉ पढ़ानी है, कब कैसे क्या कुछ पता नहीं, और ना मैंने ये बोला कि तू बोलेगा उसके बाद पढ़ाऊंगा। यानी ना तो इसमें एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब प्रोमिसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द प्रोमिसर कि भैया परफॉर्म कर दो, और ना ही कोई टाइम मेंशन्ड है। तो क्या बोलता है लॉ क्या बोलता है, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ए प्रोमिसर इज टू परफॉर्म इज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस, यानी प्रोमिसी के अप्लाई किए बिना प्रोमिसर को अपना परफॉर्मेंस देना है, एंड नो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन ए रीजनेबल टाइम। लॉ ने खत्म कर दिया खेली, बोले रीजनेबल टाइम। हमने कहा रीजनेबल टाइम मतलब क्या, बोले भाई जो बिजनेस है उसके हिसाब से देख लो, कोचिंग है तो सुबह 6 बजे खुल जाती है, शाम को 8 बजे तक चलती है। अगर पब है, डिस्को थिएटर है, तो वो तो रात को 7-8 बजे खुलते हैं, 12-1-2 बजे तक चलते हैं। तो डिपेंड करेगा किस चीज का बिजनेस है, कौन सी चीज को लेकर बात हुई है, उस अकॉर्डिंगली। द एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम इज टू बी इंटरप्रेटेड हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर केस। रीजनेबल टाइम डिपेंड करेगा उस केस पर, ठीक है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। यानी टाइम स्पेसिफाइड है कि शाम को 5 बजे होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोमिसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्रोमिसी क्लियर भाई शाम को 5 बजे मैं परफॉर्म करूंगा, खत्म बात है। When a promise is to be performed on a certain day, the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee। ये promisee की स्पेलिंग गलत है, डबल ई आना चाहिए था, PROMIS डबल ई आना चाहिए था यहाँ पे। The promisor may perform it at any time during the usual hours of the business। यानी डेट डिसाइड है कि भैया मैं अगले गुरुवार को करूंगा, तो गुरुवार के दिन जो भी बिजनेस आवर्स बनते हैं उसके हिसाब से कोई भी टाइम पे मैं आपको कर सकता हूं। ऑन सच डे एंड द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड, यानी जहां पे प्रॉमिस परफॉर्म होनी चाहिए थी, जिस प्लेस पे होनी चाहिए थी, जिस दिन होनी चाहिए थी, उस दिन मैं किसी भी टाइम पे कर सकता हूं। अगर एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं, भाई शाम को 5, 6, 4 बजे का डिसाइड नहीं, ये डिसाइड था कि अगले गुरुवार को करना है, क्लियर है। तो अगले गुरुवार के दिन जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस था कि भैया इंस्टीट्यूट पे आके पढ़ाना है, तो आप इंस्टीट्यूट पे आ जाओगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बात खत्म। एप्लीकेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। आप अप्लाई कर देना, फिर अपन बात कर लेंगे टाइम प्लेस का, या आप अप्लाई करोगे उसके बाद ही मैं उसको प्रॉमिस करूंगा आपको इस दिन अप्लाई करना है। तो व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे, मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, अगले गुरुवार को करूंगा, आप मुझे पहले बता देना। मतलब डेट और डिसाइड है ना भैया, सर्टेन डे है, डे तो सर्टेन है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस डिसाइड है, लेकिन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉमिसी को बोलना पड़ेगा कि हाँ आप कर दो। तो व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे एंड द प्रॉमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन, उसने बोला कि भैया बिना एप्लीकेशन तो मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, बाय द प्रॉमिसी, या स्पेलिंग सही ऊपर गलत थी, it is a duty of the promisee to apply for the performance at the proper place within reasonable hours of the business। उसको बोलना पड़ेगा तो ही सामने वाला परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। Place for the performance of the promise where no applications to be made and no place fix, application नहीं और place fix नहीं, तो कौन से place पर होगा, हमको place decide करना है यहाँ पर। जनरली जो contract place है या जो business place है वही। When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place। यानी promiser को बोलना पड़ेगा promisee को
प्रॉमिसर बोलेगा कि भैया मैं तैयार हूं, कहाँ करना आप बता दो, रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस, जो भी प्लेस होगा। अब यह रीजनेबल प्लेस वापस मैंने क्या बोला, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहाँ, या जो प्रॉमिस सी का जो बिजनेस प्लेस है वो, जनरली ये रीजनेबल माना जाएगा, बाकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्लेस या प्रॉमिसी का बिजनेस प्लेस। परफॉर्मेंस इन ए मैनर और एट ए टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन सच ए मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रॉमिसी प्रेस्क्राइब और सैंक्शंस, यानी प्रॉमिसी ने पहले ही बोल दिया भाई इस टाइम पे करोगे, इस तरीके से करोगे, इस प्लेस पे करोगे, तो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। टाइम एंड प्लेस को लेकर सिंपल सी बात है, टाइम और प्लेस के साथ एक पॉइंट और जुड़ गया है, एक पॉइंट और जुड़ गया, एप्लीकेशन। यानी टाइम सेट नहीं था तो किस टाइम पे करोगे, दो बातें, क्या अप्लाई करने के बाद, प्रॉमिसी के एप्लीकेशन करने के बाद करना है कि बिना एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन के बाद करना है तो एक बात, एप्लीकेशन किए बिना करना है तो दूसरी बात, प्लेस सेट नहीं है तो प्लेस के लिए भी एप्लीकेशन के बाद करना है कि एप्लीकेशन के बिना करना है, इसको लेकर हमारे सामने 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। भैया देखो टाइम की बात आ गई पहले और बोला एप्लीकेशन नहीं है, तो बिना एप्लीकेशन के ही रीजनेबल टाइम पे कर दो। अगर टाइम की बात आ जाती है लेकिन टाइम स्पेसिफाइड है और एप्लीकेशन नहीं करना है, टाइम स्पेसिफाइड है मतलब यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड है, तो भैया उस दिन उस प्लेस पर जो भी आपको वर्किंग आवर्स है उनमें से कभी भी आप कर दो। अगर सर्टेन डे सेट है और एप्लीकेशन के बाद करना है, तो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, यानी प्रॉमिस अप्लाई नहीं करेगा, प्रॉमिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे वो डेट चाहे वो टाइम आ जाए तो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर प्लेस ऑफ द प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन की बात नहीं और प्लेस फिक्स नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो वापस वही बात, भैया प्रॉमिसर प्रॉमिसी को पूछेगा कि कहाँ करूं और कोई ना कोई रीजनेबल प्लेस उनको सेट करना पड़ेगा, प्रॉमिसी बता देगा कि ये रीजनेबल प्लेस है। हाँ, अगर प्रॉमिसर को लगे कि प्लेस रीजनेबल नहीं है, प्रॉमिसी बोल दे हाँ परफॉर्म करना है शमशान घाट आ जा, तो प्रॉमिसर कोर्ट में जा सकता है, बोल सकता है साहब ये रीजनेबल प्लेस नहीं अपॉइंट कर रहा, तो अलाउ मतलब मुझे नहीं दे रहा, तो मैं कैसे परफॉर्म करूँ। चलिए इसके बाद के बाकी टॉपिक्स अपन रेसिप्रोकल प्रॉमिस वगैरह से अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।